गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बच्चों, लास्ट चैप्टर हमने हमारी हिस्ट्री का ही चैप्टर हमने पढ़ा था। लास्ट चैप्टर था हमारा एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था। एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती है, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको उसमें नोटबुक बनाने के लिए भी बताया था कि आपको नोटबुक बनाना है और नोटबुक A4 साइज़ की ही बनानी थी और A4 साइज़ में ही आपको वर्क करना था। और उसी के अंदर ही उसके अंदर हमने अपने यूनिट सेकंड का हमने 10 चैप्टर पढ़ा था। ओके, अब हम इसमें यूनिट फर्स्ट में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आप बुक खोल के देखिएगा तो आपको इंडेक्स में पता चल जाएगा कि हम यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड कौन कौन से हैं। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपको न्यू नोटबुक नहीं बनानी है, अगर आप ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट यानी 10 चैप्टर, हमारी बुक में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ही 10 चैप्टर है। और उसके बाद आप अगर जियो का कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी करेंगे। और जैसे अभी हम ये किंगडम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि है ना मेडवल इंडिया एंड द किंगडम्स। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जब आप ये चैप्टर करेंगे तो उसी नोटबुक के ऊपर आपको हिस्ट्री करना है और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इससे हम जब भी लर्न करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ हम सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नेम चैप्टर नेम इज़ मेडवल इंडिया एंड किंगडम। तो बच्चों, मेडवल इंडिया के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी बताऊंगी मैं आपको। मेडवल इंडिया क्या है, किसको कहते हैं हम? बच्चों, मेडवल इंडिया यानी कि मिडिल, हम जानते हैं मिडिल। तो मिडिल या ना तो हम अर्ली के बारे में पढ़ेंगे और ना ही हम मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे। ना तो हम मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे और ना ही हम अर्ली के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिडिल टाइम के बारे में पढ़ेंगे। मिडिल टाइम या मिडिल पीरियड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब मिडिल टाइम मैंने आपको बता दिया कि अर्ली और मॉडर्न के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको मिडिल पीरियड कहा गया था, यानी मेडवल पीरियड कहा गया था। जब मेडवल पीरियड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि है ना हम इजीली उसको पढ़ सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो जब तक हम उसको पार्ट डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे हम उसको समझ नहीं सकते हैं। ओके, तो उसको लेटर मिडवल पीरियड और अर्ली मिडवल पीरियड, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो मिडवल पीरियड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? अर्ली मिडवल पीरियड एंड लेटर मिडवल पीरियड। ओके, मिडवल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो चलिए हम मिडवल पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। अपनी बुक्स निकाल लेंगे और साथ में नोटबुक्स भी निकाल लेंगे। मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आप वो क्वेश्चंस भी करने हैं। और मैं जो चीज़ भी पढ़ाऊँ आप उसको थोड़ा बुक्स में से ध्यान दें। ओके, द मेडवल पीरियड इन इंडिया बिगिन अराउंड 8th century at the last until 18th century AD in Europe. Many historians refer to the many medieval मिडिल एज। बच्चों, मिडिल एज मैंने आपको बताया कि मिडवल यानी बीच का टाइम था। तो उसके अंदर ना तो अर्ली हुआ, ना तो अर्ली टाइम हुआ, ना ही मॉडर्न हुआ, सिर्फ मिडवल पीरियड। तो जो हमने ये पढ़ा था एशियंट हिस्ट्री, जो कि कब से कब स्टार्ट हुई है, ये हमारी 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको मेडवल पीरियड कहा गया है। इट्स बिगिन अराउंड द 5th century AD and the last until 6th century AD. Before the studying the detail of the period, let us try to understand what does the medieval means. Medieval means the middle. Here means the period between the ancient and a modern period. And for the sake known as the events, the period later, it's divided into 2 parts: early medieval period and later medieval period. मैंने आपको कहा कि मिडवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? अर्ली मिडवल पीरियड एंड लेटर मिडवल पीरियड। क्योंकि मिडवल पीरियड काफ़ी बड़ा था
ठीक है, काफ़ी बड़ा होने की वजह से वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो अर्ली द लेटर मिडवेल पीरियड एंड लेटर फ्रॉम द 13 to 18 सेंचुरी। तो हमारा जो अर्ली मिडवेल पीरियड था वो कब से स्टार्ट हुआ? 8 to 18। हमारा कब से अर्ली मिडवेल पीरियड कब से हुआ? 8 to 18 सेंचुरी। ओके, अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको अर्ली मिडवेल पीरियड एंड लेट मिडवेल पीरियड। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? 2 पार्ट में। ध्यान देंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो कि स्टार्टिंग 8 से लेके 18 सेंचुरी जो थी वो पूरी ही मिडवेल पीरियड में काउंट होती है। मिडवेल पीरियड में काउंट होती है। मिडवेल पीरियड में जब अर्ली मिडवेल पीरियड कब से कब तक चला है हमारे? अर्ली मिडवेल पीरियड जो है हमारे, अर्ली मिडवेल पीरियड जो चला है हमारे 8 to 13 सेंचुरी, और ये 13 to 18 सेंचुरी। ओके, समझ में आई आपको इतनी बात? हमारे ये मिडवेल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने हो गए? 11 सेंचुरी आती है, तो इसके बीच में ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम इसको इतना बड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 8 to 18 एंड 13 to 18। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं चेंजिंग द नेम ऑफ द लैंड इंडिया। हमारे इंडिया के समय समय पे बहुत सारे नाम चेंज हुए। सब इसको बंद करो आप। ओके बच्चों, तो आप एक ही तरह इस तरह से हमारी एक टेबल भी तैयार हो सकती है। 8 to 18 सेंचुरी मिडवेल पीरियड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली मिडवेल पीरियड एंड लेटर मिडवेल पीरियड। और ये कब से कब तक था? 8 to 13 एंड 13 to 18। ओके, नेक्स्ट इसको फटाफट मेंशन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों, जैसे जैसे समय चेंज होता गया, लोगों के काफ़ी सारे, आपको पता है कि हमारे देश में काफ़ी सारे राजा आए, मुगल्स आए और सुल्तान आए, उन सल्तनत आई, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया हमारे देश पे। तो इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट पैरा है इसी के ऊपर डिपेंड है। टू द अनलाइक द मैनी और कंट्रीज़ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स एज नॉन एज द मैनी नेम्स। हमारी कंट्री को बहुत सारे नामों से पुकारा गया। बहुत सारे नाम है ना, बताइए क्या क्या नाम है? भारत है, इंडिया है, भारतवर्ष है, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो दीज आर्यव्रत, भारतवर्ष एंड जम्मू द्वीप। आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट नेम है हमारे भारत का, सबसे ओल्डेस्ट नेम है भारतवर्ष एंड जम्मू द्वीप। पहले हमारे भारत को जम्मू द्वीप कहा जाता था। ओके, द वर्ड हिंदू वॉज द जनरली एक्सेप्टेड समवन ऑन द लीव अराउंड द बियॉन्ड द इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी को हम इंडस रिवर बोलते हैं। ओके, इट्स नॉन एज द सिंधु संस्कृत। इसको सिंधु यानी कि ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है, संस्कृत वर्ड से लिया गया है सिंधु, जिसको बाद में अंग्रेजों ने उसको इंडस रिवर बोल दिया। आपको पता है इंडस रिवर के आसपास में बहुत सारे लोग रहते थे। जो वहाँ के आसपास के जो लोग रहते थे उनको भी सिंध देश का कहा गया या इंडस पीपल कहा गया। साथ में ना हमारे जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन पाई गई है, बहुत सारी सभ्यताएं पाई गई हैं, जिसमें हम नेक्स्ट एक चैप्टर आएगा हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन पाई गई है वो सारी इंडस रिवर के पास में ही पाई गई है। तो इंडस रिवर
एक्चुअली क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, आपको पता है वो तिब्बत से निकलती थी, तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए, और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है ये, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है ये, है ना। तो पाकिस्तान के सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करते हुए ये अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके, आपको तो हम इस चैप्टर के अंदर नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकल के और कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि हमारा जो है आपको पता है कि हमारे ओशियन के जो ये वाले पार्ट है जिसको हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं और इसको अरेबियन सी बोलते हैं। तो कुछ नदियाँ यहाँ पे आके गिर जाती है और कुछ नदियाँ आकर के यहाँ पे गिर जाती है। तो इसी तरह जो इंडस रिवर है जो वो आकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके, तो सिंधु कहाँ से लिया गया है, हम कहाँ पर थे, संस्कृत वर्ड से लिया गया है। और पहले तो हमारे देश में संस्कृत ही बोली जाती थी, बाद में ये हिंदी, और हिंदी से है ना काफ़ी सारी उर्दू और तमिल और सारी लैंग्वेज हमारी संस्कृत से निकली है। ओके, उसी दौरान ही 8th से 9th सेंचुरी में हमारे भारत को हिंदी भी कहा गया, हिंदी भी कहा गया, बिकम द फेमस फ्रॉम द बुक ऑफ ताहिकीक हिंद रिटन बाय द अरब ट्रैवलर। एक अरब से एक ट्रैवलर आए थे, अरब से एक ट्रैवलर आए जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में आए, और उन्होंने यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की जो सभ्यताएं जो थी, इन सबको उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। आपको पता है जो फॉरेन कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे हमारे कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। क्यों, इसलिए तो वो देखने आते हैं, वो फॉरेन कंट्री से आते हैं और हमारे यहाँ के कल्चर को देखते हैं। हमारा कल्चर कैसा हो गया है, हमने तो विदेशी अपना ली, और जो विदेशी जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने क्या अपना लिया, उन्होंने हमारे कल्चर को अपना लिया। आजकल फॉरेनर्स गर्ल्स जो है साड़ी वेयर करती हैं, सूट करती हैं, और हमारा कल्चर बिल्कुल चेंज हो गया, डिफरेंट उनके जैसा हो गया। क्यों, क्योंकि उनको हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ का कल्चर, यहाँ की हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो एक अरेबियन ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था अल-बुरूनी। क्या नाम था, यस, अल-बुरूनी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था ताहिकीक हिंद। एंड व्हेन द तुर्क्स एंड अफगान कम टू पावर द कोल्ड द कंट्री हिंदुस्तान। अब धीरे धीरे तुर्क्स और अफगान थे वो भी पावर में आने लग गए, सत्ता में आने लग गए। जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने हिंद को कर दिया हिंदुस्तान। ओके, उन्होंने हिंद को क्या कर दिया, हिंदुस्तान। तब हमारे भारत को क्या कहने लगा, हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान के वासी हैं बोलते हैं ना, हम आजकल तो हम ऐसे बोलते हैं इंडिया के वासी हैं, लेकिन हम किसके हैं, इंडिया और हिंदुस्तान बात बराबर है, तो हम हिंदुस्तान के वासी हैं। ओके, and remember the turn of quite different from the time to time. Babur and the founder of the Mughal Empire used this the term to describe the geographical attribute of the subcontinent and culture. The peoples in the 13th century by the court historian Minhaj as the Siras used to the term of Hindustan, the area of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna under the Delhi Sultanate. The term has also been applied to other times to the entire Indian subcontinent. In the Sanskrit, the country is often called the Bharat. The Constitution used both the name of the describe the India. हमारे जो Constitution लिखे गए हैं, Constitution के अंदर भारत, भारतवर्ष और इंडिया दोनों का ही प्रयोग किया गया है। भारत और इंडिया दोनों ही नामों को लिया गया है। तो ऐसे ना हमारे जो आपको बता दूं कि जो बाबर थे वो मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट फाउंडर थे। वो आए और उन्होंने ही वही मुग़ल एम्पायर के संस्थापक रहे, यानी कि उन्होंने सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया हमारे भारत में। ओके, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने ना वो यहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने यहाँ पे कल्चर देखा तो उन्होंने भी एक बुक लिख दी अपने कल्चर के ऊपर और यहाँ के लोगों के बारे में, और उन्होंने अपने कोर्ट के, तो इस तरह से उन्होंने भी एक बुक लिखी जिसके बारे में पढ़ेंगे। बुक का नाम था तुजुके बाबरी। ओके, 13th सेंचुरी के अंदर मीनहज सीरज आए थे जो कि उन्होंने हमारे भारत को उन्होंने भी हिंदुस्तान कहा, और पंजाब का, हरियाणा, गंगा, यमुना, दिल्ली, ये सारे सल्तनत पीरियड के अंदर में विस्तारित हो गए। यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई राजा आया, राजा आने के बाद पहले उसने आक्रमण किया, मानो उसने गुजरात से किया, महाराष्ट्र से किया या पंजाब से किया, तो वो आया, लेकिन ये क्या करते थे, अपने एरिए को और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए, यानी विस्तार करने के लिए वो दूसरे राजा से फाइट करता था
और उस राजा को या तो मार देता था या उसको बंदी बना लेता था, और बंदी बनाने के बाद क्या करता था, वो उस एरिया पे उसका कैप्चर हो जाता था। तो इस तरह से इनके जो एरियाज़ थे या इनके जो रीजन्स थे वो इस तरह से एक्सटेंड हो जाते थे। ओके, तो नाउ तुम्हारे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो नाम बहुत ज़्यादा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत और इंडिया लिखा गया है, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें भी हमारे भारत को भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। चेंज द ऑकर इनटू द रीजन एंड द एम्पायर हम पढ़ेंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एशियन पीरियड्स किंग द हर्षवर्धन वॉज द रूलिंग ओवर द इंडिया। और हर्षवर्धन नाम के भी एक राजा थे जो कि उन्होंने पूरे मतलब भारत में उनका शासन चल रहा था, वो शासन चला रहे थे। और इस वाले टाइम को, जिस वक्त वो शासन चला रहे थे, उस वाले टाइम को गोल्डन एरा कहा गया। क्या कहा गया? गोल्डन एरा। यस, गोल्डन एरा कहा गया। एंड इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको। हैविंग द थ्रू द एशियन पीरियड एंड कंटिन्यूज द सम आज द हर्षा डेथ। लेकिन हर्षा की डेथ हो जाती है 647 एडी में। मैंने आपको एडी और बीसी के बारे में शायद लास्ट ईयर बताया था। ये होती है बीसी और ये होती है बच्चों एडी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंफ्यूज नहीं होना। मैंने 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी अभी बताया है मैंने बच्चों, बीसी और एडी। यानी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट एंड एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ओके, हम अगर एडी की बात करते हैं तो यानी कि किस राजा ने 200 ईयर्स मतलब है ना, किस राजा ने 500 या 665 शासनकाल जो भी है उनका, तो उन्होंने ना इस वक्त उन्होंने शासन किया। तो यानी कि हम इस टाइम की बात करते हैं, यानी कि एनो डोमिनी। ओके, और बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट। बच्चों ये आपको याद करना जरूरी है। अगर आपको बताया गया कि ये राजा यहाँ पर आया है यानी कि 665, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको और इसको एक ही समझो। अंडरस्टैंड, ये और ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग है। यानी कि 665 यानी हम बीसी में पढ़ेंगे और 665 हम एडी में पढ़ेंगे, यानी कि ये और ये बिल्कुल अलग है। जैसे हमारे 2000, हम कहें कि हम 2000 में चल रहे हैं, 2000 है और हम यहाँ पे 2000 की बात करें, यहाँ तो हम कितना भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पे भी 2000 है, 2018, 19, 20, तो अभी 2020 है। तो आपको माना कि यहाँ पे कोई 2000 की है कि भाई 2000 में कोई कुछ ऐसा हुआ होगा और यहाँ पे 2000 में हुआ होगा। तो 2000 को अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे बच्चों तो कितना होगा? 2000 हो गया ना। सपोज दैट मानो एग्जाम्पल 2019, चलो 2019 करते हैं हम एग्जाम्पल, क्योंकि अभी तो 2020 चल रहा है लेकिन मैं 19 बता देती हूँ। जैसे 2019 हो गया, तो अब हमने तो बात करी 2019 की कि आज एक कोरोना नाम की एक डिजीज़ है, एक वायरस है जो पूरे हमारे ऑल ऑफ इंडिया में स्प्रेड हो रही है, सारे देश उससे फाइट कर रहे हैं, हमारे ऐसे डॉक्टर्स और जितने भी वॉरियर्स हैं उनसे फाइट मतलब करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमने माना 2090 की बात कर रहे हैं, 19, ओके। और 2020 तो क्या करेंगे हम इसको 2000 की बात करेंगे, यानी 9, ये 1, ये 0 या 4, यानी कि हमने बात यहाँ की नहीं करी है। और अगर हम बीसी के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि हम बीसी के बारे में पूछ रहे हैं, और ये हो गया बीसी और ये हो गया एडी, तो ये हमने उसने बीसी के बारे में पूछा था कि 2000 में ऐसा हुआ था, तो इट मीन्स 2000 ऐसा हुआ था कि यानी कि 4090 ईयर्स पहले हुआ था। समझ में आ गई बात आपको? ऐसा नहीं कि ये ईयर्स हो जाएगा, ये ईयर्स हो जाएगा, मतलब कि हमने बात करी है 4000 वर्षों पूर्व की बात करी है, यानी कि बिफोर क्रिस्ट। वो तो बिफोर क्रिस्ट का मतलब है कि बीसी को बिफोर क्रिस्ट यानी जीसस के बर्थ के पहले के टाइम का काउंट किया जाता है। बट दिस इज द ईस्वी, यानी ये हो गया ईस्वी और ये हो गया ईसा पूर्व। इज दैट क्लियर? इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे हम, क्योंकि एडी और बीसी पढ़ेंगे, तो अगर आप ये कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर आपसे पूछा एडी तो आप आंसर देकर के आ रहे हो बीसी में, तो नो, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। मैं एक बार और समझा देती हूँ, बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट एंड एडी यानी एनो डोमिनी। अब बीसी बिल्कुल अलग है और एडी बिल्कुल अलग है।
अगर आपसे पूछा है कि 2000 पहले ऐसा हुआ था, और तो BC पहले हुआ था, ओके, और ये AD यानी अब हुआ है ऐसा, अब अंतर पूछा जाता है यानी कि 4019 ईयर्स पहले हुआ था ये, ओके, गुड। फिर भी बच्चों अगर कोई भी डाउट होगा, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगी। कोई से भी डाउट हो आप एक पेपर्स में लिख लेना और मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। और AD BC वाला आपको क्लियर करना है, ये मैंने 6 में ही बताया है, अभी बताया है। और मैं जब भी AD और BC के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो ये आगे आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि आप भूले नहीं, ओके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस हिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों कि हर्षा की डेथ हो गई, उसके बाद है ना हर चीज़, जब भी कोई भी राजा की अगर डेथ होती है तो जितने भी हमारे एरियाज़ होते हैं वो बिल्कुल उनका एक संरक्षण मर जाता है, या मतलब लड़ाई में वो मर गया, या उसको कोई कैद कर लिया, तो कहते जितने भी वो जो राज्य होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो कोई भी अगर बाहर से इन्वेंटर आएगा और आने के बाद उस पर अटैक करेगा तो ईजिली वो उसको उसके राज्य को अपने में ले लेगा, क्योंकि एकता तो है ही नहीं। कहते ना कि एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। यस, द पीरियड विटनेस द कमिंग मुस्लिम इन इंडिया, द मुगल्स पीरियड इंडिया विद द एस्टैब्लिश दैट वॉज लॉस्ट विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। Later states like those of the Cholas, Tughlaqs, Mughals covered many regions. जब हर्षा की डेथ हो गई तो हर्षा की डेथ होने के बाद ऐसे काफ़ी सारे राज्य राजा आए और आकर के उन्होंने भारत पे शासन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से मुस्लिम थे, मुगल्स थे, तुर्कीज थे, काफ़ी सारे राजाज आ गए और उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाते गए, लड़ते गए, आगे उन्होंने एक्सटेंड करते गए, ओके। एंड Afghanistan in the west and include all the South India and Dravidian साथ में, and towards the early medieval period where the kingdom come into the beings and place and हर्षवर्धन, पलास, प्रतिहाराज, चोलास, इस तरह से अलग अलग सारे हो गए। और बाद में जब अलग अलग हो गए तो इन पे ना मुगल्स भी आ गए, मुस्लिम्स भी आ गए और सब आकर के उन्होंने उनके ऊपर सबने शासन किया। और शासन करने के बाद सबने अपने अपने क्षेत्र को एक्सटेंड कर लिया, यानी फाइट करा और उन्होंने आगे बढ़ा लिया, ओके। तो इसी के साथ अब हम आते हैं हर्षा के जो रह गए थे एम्पायर, हर्षा के जितने भी एम्पायर रह गए थे वो विस्तारित हो गए और बाद में इनको नए नाम से जाना गया, पलास एंड प्रतिहाराज एंड चोलाज एंड राष्ट्रकूट, ओके। अब नेक्स्ट में आते हैं हम। अच्छा, जब इसके बाद आता है राजपूत शासन का भी शासनकाल आया। राजपूत शासनकाल भी काफ़ी 32 क्लेन्स में डिवाइड हो गया, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट 8-9 ही रह गए थे जो कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे, काफ़ी शक्तिशाली रहे। तो उसके बारे में हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल्स एंड ग्रुप इन द मेडिवल पीरियड from the 8th century AD onward, people belonging to the caste like the Samant, Revta, etc. grew into the power. Marathas, Sikhs, Jats, Hums and Kayas also become the political important in this era. With the people coming from the different place, new technologies. अब ना 18th सेंचुरी जैसी 8वीं शताब्दी आई तो 8वीं शताब्दी में ये सब अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो गए। ये अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो गए, जैसे सामंत हो गया, रंक हो गया, रावटा हो गया एंड राजपूत हो गए, ओके। मराठा, सिख, जाट, होम्स, ये सारे अलग अलग क्लेन में डिवाइड होने के साथ ये अलग अलग साथ में इनके साथ में जैसे जैसे ये वर्क करते थे उस वर्क के अकॉर्डिंग ये अलग अलग इनको अलग अलग जाति में, कास्ट में इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसी में पर्शियन व्हील इन द इरिगेशन, द स्पिनिंग वेल इन द वेविंग। इसी दौरान पर्शियन व्हील यानी कि अब तो काफ़ी सारी मोटर्स वगैरह, और इसके द्वारा हम मोटर्स से आजकल इरिगेशन होती है, ट्रैक्टर से होती है, ट्रैक्टर से इरिगेशन, ट्रैक्टर नहीं यानी व्हील, यानी जिसको हम रहट बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसा होता है। देखिए ऐसे डब्बे लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, और जो कि ये वेल के अंदर जाते हैं और ये इस तरह से इरिगेशन करते हैं। तो पहले पर्शियन स्टाइल में इसी तरह से इरिगेशन था। आज भी आज भी कई सारी जगह यानी स्पेशली बिल्कुल गांव के अंदर आज भी ऐसे करते। इससे बहुत सारे काम होते हैं। इससे गन्ने का रस भी निकल जाता है, जो सरसों होते हैं मस्टर्ड ऑयल भी निकल जाता है, और साथ में
पानी भी कुएं से बाहर आता है। तो इस तरह से परिसर स्टाइल में इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील एंड वेविंग, यानी कि जो कॉटन से जो सूत निकालने का काम होता है, यानी धागा निकालने का काम, साथ में फायर आर्म्स, जैसे कि उसी दौरान जो आग के जो गोलों को जैसे फाइट में यूज़ करने के लिए, जैसे कोई तोप बनाया, उसमें ना एक बारूद का आग का गोला डाला और उसको इस तरह से, आपने देखी होगी, कौन सी मूवी है वो, एक मूवी में भी मैंने देखी थी जिसके अंदर, बाहुबली में देखा आपने, कि वो एक आग का गोला रहता है और वो लकड़ी का पूरा सिस्टम लकड़ी का होता है और उस पर वो आग का गोला रखते हैं और उसको यूँ फेंकते हैं। उससे क्या होता है कि काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और काफ़ी सारे लोग उस दौरान उसके अंदर दब के मर जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे वहाँ पे हुए। साथ में न्यू फूड एंड बेवरेज, यानी काफ़ी सारे नए खाद्य पदार्थ और बेवरेज यानी वो सारे आए। एंड लाइक द पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आई हमारे भारत में। और हमारा जो भारत था, हिंदू मुस्लिम धीरे धीरे मिक्स होने लग गया। थोड़ा कल्चर हमने उनका अपनाया, थोड़ा कल्चर उन्होंने हमारा अपनाया। वो हमारे कल्चर को अपना करके जब वो अपने अफ़गान में, काबुल में जब वहाँ पे गए तो उन्होंने हमारे कल्चर को भी उन्होंने अपना करके वहाँ पर भी उन्होंने, क्योंकि अगर हम सपोज दैट कि आज हम कहीं अमेरिका जाते हैं, आज हम अमेरिका जाते हैं तो कुछ, सभी नहीं, कुछ कल्चर, कुछ चीज़ें वहाँ की हमें अच्छी लगती है तो हम साथ में लेकर के आते हैं। कुछ वहाँ की अच्छी जो चीज़ें होती हैं उनको भी हम अपने साथ लेकर के आते हैं। कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ होती है उसको भी हम वहाँ से ही लेकर के आते हैं। तो इस तरह से हम ये बताते हैं कि हम अमेरिका गए थे तो हमने वहाँ कल्चर देखा। तो इसी तरह अमेरिकन जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ के कल्चर को उन्होंने वहाँ, तो इसी तरह से जो मुस्लिम जो थे, यानी जो इस्लामिक धर्म जो लोग थे वो यहाँ से वहाँ पे गए। तो इस तरह से हमारे कल्चर्स काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गए थे। उन्होंने हमारा अपनाया, हमने उनका अपनाया। और जो हमारे जो फूड और जो बेवरेज थे, यानी भोजन और जो पेय पदार्थ थे, वो सारे हमारे देश में आए। और डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिफाइड द पीपल वेयर ग्रुप इनटू द जाति, सब कॉन्टिनेंट्स, रैंक, और जो अलग अलग जिनकी जाति थी उनको अलग अलग रैंक में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि कोई अगर व्यापारिक है तो उसको व्यापार रैंक में डाल दिया गया, अगर कोई लेबर है तो उसको लेबर रैंक में डाल दिया गया, अगर कोई सैनिक है तो सैनिक में डाल दिया, वॉरियर है तो इस तरह से उनको अलग अलग रैंक में, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनको श्रेणी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। लैंग्वेज एंड रीजन, जब राज्य अलग हुए, जब स्टेट्स अलग हुए तो उनके लैंग्वेजेस भी अलग हो गई, स्टेट्स भी अलग हो गए, जिसमें से इम्पॉर्टेंट थे जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी एंड दवर समुद्री, तेलंगानी यानी आंध्र प्रदेश, गुजरी यानी गुजरात, एंड मावरी इन द तमिलनाडु, एंड गौरी इन बंगाल, अवध इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड हिंदवई इन द अराउंड द दिल्ली, यानी दिल्ली के आसपास का एरिया। मतलब वहाँ पे लोगों की जो स्टेट्स है वहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज भी अलग हो गई और वो अलग अलग छोटे छोटे राज्य के साथ उन्होंने उनकी अलग अलग भाषाएं भी हो गई। ओके, इसी तरह से रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में अगर हम रिलीजियस लिटरेचर के, अगर रिलीजियस के बारे में पढ़े, यानी धर्म के बारे में पढ़े, तो देखो उस दौरान धर्म का भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ था, बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। यानी 7th सेंचुरी, अबाउट 7th सेंचुरी में धर्म का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। द रिसेंट चेंज बिगिन टू अकर द post Gupta period. Hindu deities were the arranged according to their importance. So society was divided into unequal class based the rituals, lands, property, military power, etc. So the divinities were also divided into unequal ranks, and Vishnu, Shiva, Durga appears to us supreme deities. यानी कि इनको सुप्रीम में रखा गया। कौन? विष्णु हो गए, शिव हो गए और माँ दुर्गा हो गई। इनको एक सबसे उनको ऊंची उपाधि दे दी गई, जिसमें कि शिव और जो माँ दुर्गा थी उनको सबसे ऊपर उपाधि में रख दिया गया। और जो वैदिक गॉड थे जैसे कि वरुण हो गए, यम हो गए, उनको भी देवता में माना गया, लेकिन उनको एक अलग श्रेणी में रख दिया गया। लोगों के रिचुअल्स जिस तरह से लोगों का डिवाइडेशन कर दिया, उसी तरह से इसी 7वीं शताब्दी के दौरान, यानी 7th सेंचुरी, ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी डिवाइडेड द गॉड्स ऑल्सो।
उन्होंने गॉड्स को भी अलग अलग डिवाइडेड कर दिया कि कौन से ज़्यादा गॉड को हम मानते हैं, यानी 100 लोग हैं, 100 लोगों को यहाँ पे बिठाया और 100 लोग में से अगर 75 या 60 लोग बोल रहे हैं कि यस मैं पूजा करता हूँ शिव की, मैं पूजा करता हूँ दुर्गा माँ की, तो हम किसके लिए बोलेंगे, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से उन्होंने गॉड को भी ऊपर रखा और गॉड के यानी कि शिव और माँ दुर्गा को सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद विष्णु, लेकिन जो वैदिक गॉड थे, वरुण हो गए, यम हो गए, रेन गॉड हो गए, इनको एक अलग श्रेणी में रख दिया गया। 7th century onward the bhakti culture spread throughout the country. The Tantricism was the most significant religious development of the medieval period. And Tantricism admit both the women's and the Shudra into the ranks. And the period of the 8th century onward was the marked by the revival of the Hinduism and the decline of the Buddhism. And meanwhile, there comes the new religious Islam with the invention of the Muslim from the West. जब 7वीं शताब्दी आई तो 7वीं शताब्दी के दौरान हमारा जो कल्चर था वो भक्ति पंथ यानी बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हो चुका था। इसके साथ ही एक तांत्रिकवाद भी आया। तांत्रिकवाद में क्या हुआ कि जब तांत्रिकवाद में आया तो उसको भी श्रेणी में डिवाइड कर दिया भाई कि वो भी एक अलग श्रेणी है। तो पहले तांत्रिकवाद में पहले तांत्रिक में मैन ही उसको मानते थे, वही मान्य थे, लेकिन बाद में उनको शूद्र और जो विमेंस थी उनको भी उसके अंदर मतलब वो भी बोले कि हाँ आप भी इसके पार्ट के हो। इसके अंदर पहले आदमियों को रखा जाता था, यानी जो तांत्रिकवाद था यानी तांत्रिक तंत्र विद्या था उसके अंदर पहले आदमी ही करते थे, बाद में उसमें शूद्र और विमेंस को भी इंक्लूड कर दिया गया। ओके, इस तरह से हमारा ये तांत्रिक रिजम्स भी कहलाता है। और या इसके साथ ही हमारे जो 8वीं शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, हिंदू धर्म का ओके, तो ऑनवर्ड द मार्केट बाय द मतलब हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करके बाद में जब सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जाति का, कास्ट का, मतलब धर्म का, लैंग्वेज का, बाद में हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करके और बाद में बौद्ध धर्म को डिक्लीन, बाद में बाहर जो बौद्ध धर्म था वो भी 8वीं शताब्दी के दौरान डिक्लीन हो गया। 8वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी तक तो ये पूरी तरह से समाप्ति हो गया था। ओके, तो ये डिक्लीन हो गया। बाद में इस्लामिक धर्म थे वो उनका पूरी तरह से हमारे भारतवर्ष में उनका आगमन हो गया और पूरी तरह से उनका संरक्षण उनके स्थान चला गया, मतलब वो पूरी तरह से राज्य शासक बन गए वहाँ के। कौन? इस्लामिक। तो इससे कौन से नए धर्म का, यानी पश्चिम से जो मुस्लिम्स जो आक्रमणकारी जो थे उनका एक इस्लामिक धर्म अलग हो गया। तो बाद में मुस्लिम का इस तरह से मुस्लिम भी हमारे भारत में आगे वो शासक करने चले गए। बच्चे हम इसके बाद हम एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कुछ आपको बुक्स में मिल जाएंगे, कुछ आपको खुद भी करने हैं और कुछ तो मैंने आपको बता दिए हैं और मैं कुछ आपको बता भी दूँगी। तो चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ओके, तो क्लास मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, व्हेन डिड द मिडिवल पीरियड बिगिन। आपको मुझे ये बताना है इस आंसर में लिख करके। मैंने आपको एक पहले टेबल बताई थी ना, उस टेबल में आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मिडिवल पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, आप वो टेबल देखना, उसको देखना, उसमें 8th सेंचुरी थी। ओके, 8th सेंचुरी में मिडिवल पीरियड स्टार्ट हुआ था, उस टेबल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है मेडिवल पीरियड मीन्स। भाई मेडिवल पीरियड मीन्स क्या था वो भी मैंने आपको उस टेबल में समझा दी है। ओके, फिर भी मैंने इसका आंसर मैंने बता दिया है कि जो यूरोपियन हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने मिडिवल पीरियड को कहा है मिडिल एज, यानी जो मिडिल एज होता है यानी कि ना अर्ली टाइम ना मॉडर्न एरा, मॉडर्न और अर्ली के बीच का जो टाइम था वो मिडिल एज कहलाता है। ओके, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट नेम ऑफ द इंडिया, मैंने आपको इसके बारे में भी आंसर बताया है। आपके बुक में भी, आप बुक में देखना, आपके जो 3rd पैरा उसके अंदर आंसर आएगा। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट नेम ऑफ इंडिया, बच्चों भारतवर्ष और जम्मू द्वीप इज़ द वेरी ओल्डेस्ट, वॉज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द इंडिया। हमारे इंडिया का सबसे पुराना नाम है भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। क्या नाम है? भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। इसका आंसर आता है भारतवर्ष और जम्मू द्वीप। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टेक्नोलॉजी वॉज द मोर फ्लोरिश इन द 8th सेंचुरी एडी। 8वीं शताब्दी के दौरान वो जो टेक्नोलॉजी थी सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्नोलॉजी फेमस हुई बच्चों? सबसे पहले द पर्शियन व्हील,
एक जो पर्शियंस आए और उन्होंने एक व्हील निकाला, मतलब व्हील था जो कि इरिगेशन, मैंने आपको बताया था, जो कि आज भी गांव में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रहट उससे थोड़ा सा अलग डिफरेंस होगा, बाकी वो रहट जो कि आज भी गांव में चलता है थोड़ा सा। ये चलो हमने आपको मॉडर्न बता दिया, इसमें और भी एक पुराना था, पुराने स्टाइल में ही बनाया जाता था, लेकिन इसी से मिलता जुलता था, जो कि वो इससे वो इरिगेशन ये इनको हेल्प करता था तथा किसमें, सिंचाई में। तो ओके, द पर्शियन व्हील इन द इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन द वेविंग, यानी जो सूत काटने का जो धागा बनाया जाता है वो भी एक पहिए जैसा होता है, जिससे कि कॉटन यानी रुई से धागा बनाया जाता है। तो स्पिनिंग व्हील इन द वेविंग एंड द फायर आर्म्स के बारे में बता दिया गया कि जो कि बारूद के गोले फेंके जाते थे। ये सारी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी बढ़ गई और साथ में हमारी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट जो था वो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि ये सारे हमारे देश के अंदर मैंने भाई कपड़ा भी थोड़ा बहुत कॉटन की बुनाई होने लग गई, हमारी खेती में भी हमारी काफ़ी हेल्प मिलने लग गया, और हमारे जो हमारी जो सैनिक होते थे उनके लिए भी काफ़ी सहयोग मिल गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो मैंने आपको पहले नोट्स करवाया था, उसमें से कर लेंगे, बाकी की आप ये खुद कर लेंगे। होमवर्क मेंशन करेंगे, चैप्टर नेम मेंशन करेंगे, चैप्टर नंबर मेंशन करेंगे, लेक्चर नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और बच्चों ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।